मेरा नाम पूजा है और मेरी कहानी कुछ इस प्रकार थी कि मैं हर दिन एकेडमी जाने से पहले खास तैयारी करती थी। बालों में हल्का सा तेल लगाकर उन्हें संवारती थी। दुपट्टा थोड़ा सा आगे कर लेती थी ताकि मेरा चेहरा थोड़ा सा छिप जाए। लेकिन नजरें हमेशा दुकान की तरफ रहती थी, जिस दुकान पर समीर बैठा होता था। और जब मैं उसके सामने से गुजरती थी तो ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया पीछे रह गई हो और केवल वही चेहरा सामने हो। वह दुकान बहुत खूबसूरती से सजी हुई थी। कंप्यूटर के साथ मोबाइल का सामान भी रखा था। रंग बिरंगे कवर लगे होते थे और छोटी सी टीवी स्क्रीन पर हमेशा गाने चलते रहते थे। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे वह सब कुछ मेरे लिए कर रहा हो। अक्सर ऐसा भी हुआ कि मैंने समीर को देखने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाया। कभी मैं एकेडमी से जल्दी निकलकर दुकान के सामने से गुजरना शुरू कर देती, कभी दुकान की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती, लेकिन नजरें फिर भी उसी पर रहती थीं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वह दुकान से बाहर आया। उसके हाथ में एक पर्ची थी। उसने मुझे देते हुए कहा, अगर बुरा न मानो तो ये मेरा नंबर है। मैंने सिर हिलाकर पर्ची ले ली और चुपचाप आगे बढ़ गई, लेकिन दिल धड़क रहा था। उस दिन मैं घर आकर लगातार सोचती रही कि अब क्या करूं। मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं की थी और अब समीर के नंबर ने मेरी नींदें हराम कर दी थी। मैंने आखिरकार उस नंबर पर मैसेज किया और उसने तुरंत जवाब दिया। वह कहने लगा कि वह बहुत दिनों से मुझे देख रहा है और दिल में मेरे लिए एक खास जगह बन चुकी है। तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम बहुत खास हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल हो जाओ। मैंने उससे कहा कि अगर वास्तव में तुम्हें मुझसे प्यार है तो यह सब छिपकर नहीं होना चाहिए, बल्कि रिश्ता लेकर आओ ताकि सब कुछ इज्जत से हो। उसने तुरंत कहा, हाँ, मैं जरूर आऊंगा और तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। मैंने उससे शर्त रखी कि रिश्ता ऐसे भेजो कि किसी को शक न हो कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं और सब कुछ पारंपरिक तरीके से हो। वह कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ऐसे तरीके से करूंगा कि किसी को कुछ पता न चले, बल्कि तुम खुद हैरान रह जाओगी। और इस प्रकार हमारी मोहब्बत का एक नया चरण शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता हमारे घर आए, आम से कपड़े पहने, आम सी बातें करते हुए, लेकिन बहुत शिष्टाचार से। मेरी माँ और पिताजी को उनका अंदाज पसंद आया। जब उन्होंने रिश्ते की बात की तो पापा ने कहा कि पहले लड़के की तस्वीर दिखा दें। उन्होंने समीर की तस्वीर दिखाई। मेरी नज़र तस्वीर पर पड़ी तो दिल जैसे धड़कना भूल गया। यही वह चेहरा था जिसे मैं हर दिन देखती थी और अब वह मेरे सामने था। पापा ने कहा, बेटा, तुम्हारी राय क्या है? मैंने नज़र झुकाकर सिर हिला दिया और इस प्रकार हमारी बात पक्की हो गई और तय हो गई। समीर के घर वालों ने कहा कि हमें शादी के लिए 1 साल का समय चाहिए, क्योंकि हम नया घर बना रहे हैं। मेरे पापा ने खुशी खुशी कहा कि यह बहुत अच्छी बात है। हमें भी खुशी होगी अगर हमारी बेटी नए और अपने घर में जाएगी। ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। इस दौरान मेरी और समीर की बातचीत जारी रही। हम कभी कॉल पर और कभी मैसेज पर अपने जज्बात व्यक्त करते। वह हमेशा कहता कि तुम जैसी लड़की किस्मत से मिलती है। मैं अक्सर माँ के साथ बाजार जाती और हर चीज़ बड़े शौक से पसंद करती। जब हम वापसी पर आते तो माँ कहती, बेटी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे नए घर के लिए है। और मैं उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखती थी। दिल चाहता था कि समय यहीं रुक जाए और सब कुछ हमेशा ऐसा ही खुशगवार रहे। मैंने समीर से कहा कि तुम्हारी बहन ने मेरे हाथ में नंबर देकर बहुत बहादुरी का काम किया। वह कहने लगा, हाँ, वह मेरी सबसे प्यारी बहन है और उसने हमेशा मेरी मदद की है। हम सब तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं एकेडमी से वापसी पर दुकान के सामने रुक जाती और बहाना बनाकर उससे कोई मोबाइल कवर या हेडफोन ले लेती। और वह हमेशा कहता था, तुमसे पैसे लेने का सवाल ही नहीं उठता, तुम तो मेरे दिल की मालिक हो। एक दिन समीर ने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है। मैंने पूछा, ये क्या है? तो उसने कहा, खोल कर देख लो। जब मैंने खोला तो उसमें एक छोटा सा दिल था जो चमकदार धातु से बना हुआ था और उस पर हमारे दोनों के नाम खुदे हुए थे। मुझे ये गिफ्ट इतना खूबसूरत लगा कि मैं कुछ देर के लिए बोल ही नहीं सकी, बस चुपचाप उसे पकड़कर आंखों से लगा लिया।
हमारी मोहब्बत अब शादी के बाद के अगले चरण पर पहुंच चुकी थी। हमने मिलकर भविष्य के सपने देखने शुरू किए कि शादी के बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे और जिंदगी को कैसे बिताएंगे। कभी वह कहता कि हम पहाड़ों पर घूमेंगे, कभी वह कहता कि तुम्हें समुद्र दिखाऊंगा, और मैं उन बातों में खो जाती जैसे एक नई दुनिया मेरे सामने खुल रही हो। मेरे पापा हालांकि पंडित थे, लेकिन उनके दिल में बेटी की खुशी सबसे महत्वपूर्ण थी। वे कहते थे कि अगर लड़का अच्छा हो और इज्जत करे तो दुनिया की कोई चीज़ बड़ी नहीं होती, और मैं दिल ही दिल में उनका धन्यवाद करती कि उन्होंने मेरी पसंद को समझा और बिना किसी सवाल के मेरी खुशी को अपनाया। अब बातें ऐसी जगह पर पहुंच गई थी कि मैं खुद को समझ नहीं पाती थी कि मैं क्या कर रही हूँ और यह सब कैसे हो रहा है। वह मुझसे रात के समय ज्यादा बात करता था, क्योंकि इस समय सब सो चुके होते थे। मेरी बहन मेरे कमरे में मेरे साथ सोती थी, लेकिन वह जल्दी सो जाती थी क्योंकि सुबह उसे स्कूल जाना होता था। जब वह सो जाती तो मैं चुपके से मोबाइल निकालती और समीर को मैसेज करती। वह तुरंत ऑनलाइन हो जाता और पूछता कि अब क्या पहना है। मैं पहले हैरान होती थी, लेकिन फिर हंसती और कहती थी कि तुम्हें हर बात बतानी है। वह कहता, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। मैं तुमसे हर वह बात पूछ सकता हूँ जो एक पति अपनी पत्नी से पूछता है। एक रात मैंने कहा, समीर, मुझे बताओ कब वह समय आएगा जब हम एक ही कमरे में होंगे, जब तुम मेरे सामने बैठोगे और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जब तुम मेरे बालों में हाथ फेरोगे और मैं तुम्हारे सीने पर सिर रखकर सो जाऊंगी। तो उसने कहा, वह समय तो अभी भी आ सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी वह सब महसूस करवा सकता हूँ जो शादी के बाद होता है। मैं हैरान रह गई कि वह क्या कहना चाह रहा है। मैंने पूछा, कैसे? तो उसने कहा, हम कल्पनाओं में रहकर बात करें। तुम सोचो कि हमारी शादी हो चुकी है और ये हमारी पहली रात है। तुम मेरे सामने बैठी हो और मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तो तुम मुझे क्या कहोगे? पहले तो मैं थोड़ी शर्माई और कहा कि नहीं, ये सब बातें ठीक नहीं है। वह हंसा और कहने लगा, पूजा, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और एक दिन ये सब सच में होना है। तो अब अगर हम बातें करें तो क्या हर्ज है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता और न ही तुम्हें खुद से दूर रखना चाहता हूँ। तुम बस मेरी बातों का जवाब दो, जैसे एक पत्नी अपने पति को देती है। मुझे उसकी बातों में एक अजीब सा एहसास होता था। दिल धड़कने लगता था, जैसे कोई राज खुल रहा हो, जैसे मैं किसी और दुनिया में जा चुकी हूँ। फिर हम दोनों ने बातें शुरू की। वह कहता, मैं कमरे में आ चुका हूँ, तुम बेड पर बैठी हो और मुझे देखकर शर्मा रही हो। मैं कहता हूँ, पूजा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारी आंखों में चमक है, तुम्हारे होंठ कांप रहे हैं और तुम्हारे हाथ थोड़े थोड़े कांप रहे हैं। मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूं तो तुम क्या करोगी? मैं थोड़ी देर सोचती और फिर जवाब देती, मैं नजरें झुका लूंगी। और फिर वह कहता, मैं तुम्हारा हाथ थामता हूं और कहता हूं कि आज की रात सिर्फ हमारी है, सिर्फ हम दोनों की, और तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द नहीं मिलते। इन बातों में न जाने क्या जादू था कि मुझे मजा आने लगा। दिल चाहता था कि यह बातें कभी खत्म न हो, कभी यह रात न गुजरे और हम इसी तरह एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। वह हर बात को इतने ध्यान से सुनता कि लगता जैसे मेरी सांसें भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसने एक दिन कहा, पूजा, तुम जानती हो कि तुम पर मेरा हक है, तुम मेरे साथ जुड़ी चुकी हो, तो अब अगर मैं तुमसे कोई बात पूछूं तो तुम्हें झिझक नहीं होनी चाहिए, और अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं या कुछ कहूं तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने कहा, हाँ, मैं जानती हूं, क्योंकि तुम मेरे होने वाले पति हो। फिर वह पूछने लगा, तुम्हारे शरीर पर कौन सा कपड़ा कैसा लगता है, कौन सा रंग तुम्हें खुद पर ज्यादा अच्छा लगता है? मैं हैरान थी कि वह मुझसे ये सब क्यों पूछ रहा है, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि वह मुझसे प्यार करता है, और जो प्यार करता है वह सब कुछ जानना चाहता है। एक दिन हम दोनों बातें करते करते इतने आगे निकल गए कि मैंने उसे वह सब कुछ बता दिया जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा था। मैंने अपनी शर्म, अपनी झिझक सब उसके कदमों में रख दी और वह कहता रहा, पूजा, तुम मेरी हो, तुम पर मेरा हक है और तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। उसे मेरी हर बात सुनकर खुशी होती थी और वह कहता था, तुम जैसी लड़की दुनिया में शायद ही कोई हो
जो इतना भरोसा करे, जो इतनी मोहब्बत करे, जो इतनी सच्चाई से अपना सब कुछ किसी को सौंप दे। लेकिन फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैंने उसे कहा, समीर, अब हम ऐसी बातें फिर से नहीं करेंगे। अब जब हमारी शादी होगी तभी ऐसी बातें होंगी। वह थोड़ा सा चुप हो गया और कहने लगा, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम नहीं चाहती तो हम नहीं करेंगे। लेकिन 3-4 दिन गुजरे तो दिल फिर से बेचैन होने लगा, जैसे कोई नशा छूट रहा हो, जैसे कोई आदत छिन गई हो, जैसे किसी से दूरी हो गई हो। मैंने फिर से बात छेड़ दी और वह भी खुश हो गया। फिर हमने फिर वही सिलसिला शुरू कर दिया। वही सवाल, वही जवाब, वही रातें, वही ख्वाब और वही जज्बात। कभी वह कहता, मैंने कमरे में खुशबू लगाई है, तुम्हारे लिए खास कमरा सजाया है। तुम दरवाजे से अंदर आ रही हो, मैं तुम्हें देखकर रुक जाता हूँ और तुम धीरे धीरे चलती हो, मेरे करीब आती हो। मैं कहती कि मैं शर्माई हुई हूँ, तुम मेरी चादर संवार रहे हो, मेरे बालों में हाथ फेर रहे हो और मैं नजरें नीचे किए बैठी हूँ। और फिर वह कहता, अब तुम मेरी हो, अब तुम्हें कोई मुझसे नहीं छीन सकता। ये सब बातें मुझे अपने भीतर इतनी गहराई तक ले जाती थीं कि मैं अक्सर नींद में भी यही सब सोचती रहती थी। मुझे लगता था जैसे हर रात मेरी सुहागरात बन चुकी है, जैसे मैं रोजाना दिल से दुल्हन बन रही हूँ और समीर मेरा पति है, जैसे मैं रोज अपनी ही शादी में दोबारा जा रही हूँ। हम दोनों ने एक ऐसा खामोश रिश्ता बना लिया था जो सिर्फ लिखे हुए शब्दों में चलता था, लेकिन उन शब्दों में एक पूरी दुनिया बसती थी, जिसमें सिर्फ मैं थी और समीर था, और कोई नहीं था। न कोई देखने वाला, न कोई रोकने वाला, न कोई समझने वाला और न कोई टोकने वाला। बस हम दोनों थे और वे बातें जो हमें रोज रात की तन्हाई में किसी और जहां की तरफ ले जाती थी, जहां कोई हद नहीं थी, कोई रोक नहीं थी और कोई हिसाब नहीं था। हमने अपनी इस बातचीत का एक कोडवर्ड नाम भी रखा हुआ था। जब हमें इस तरह की बातें करनी होती थी तो समीर कहता, आज रात चांद पर चले, और मैं कहती, हाँ। इसका मतलब था कि इस तरह की बातें शुरू की जाए। कभी कभी मैं शर्माती और कहती, हम लोग तो ये गलत नहीं कर रहे हैं। तो वह कहता, क्यों? हम तो होने वाले में और पत्नी है, और आजकल तो लोग किसी रिश्ते में भी नहीं होते, सिर्फ दोस्ती में भी रहते हैं। तो इस तरह की बातें करना आम बात है, बल्कि अच्छी बात है। हमें पहले से एक दूसरे की पसंद के बारे में पता चल जाएगा। तुम्हें क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, और फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समझो, हमारी समझदारी बढ़ रही है। अब हमारी बातें सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही, अब हम एक दूसरे को देख भी सकते थे। हमारे बीच वीडियो कॉल का संपर्क भी बन चुका था। जब मैं उसे देखती थी तो दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ जाती थी। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी नजरें, सब कुछ दिल में उतरने लगता था। वह जब मेरी तरफ देखता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, जैसे उसकी आंखें सिर्फ मुझे देखने के लिए बनी हों। शुरुआत में जब वीडियो कॉल पर बातें होती थी तो मैं बहुत शर्माती थी, कैमरा नीचे करके बात करती थी या दुपट्टा आगे कर लेती थी। लेकिन उसने धीरे धीरे मुझे इतना आत्मविश्वास दिया कि मैं कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराने भी लगी। वह कहता, पूजा, तुम जब कैमरे में आंखों में आंखें डालकर बात करती हो तो मेरी दुनिया रुक जाती है, मेरी सांसें थम जाती हैं और मुझे लगता है कि समय को रोक दूं और बस तुम्हें देखता रहूं। उसने मुझे कई बार कहा कि अगर तुम मेरे सामने आ जाओ तो मैं तुम्हें देखते देखते खुद को भूल जाऊंगा। वह हर पल मुझे अपनी मोहब्बत का भरोसा दिलाता था और मैं भी उसकी बातों में बहती जा रही थी। मुझे लगता था कि यह मोहब्बत शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। वह जो कुछ कहता वह मेरी आंखों में सितारे भर देता और मुझे अपने आप पर गर्व होने लगता। लेकिन इन बातों के साथ साथ दिल में एक बेचैनी भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब हमारी बातें इतनी आगे निकल चुकी थीं कि एक दिन भी बिना बात किए बिताना मुश्किल होता जा रहा था। वह जब कॉल नहीं करता था या देर से मैसेज करता था तो दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगती थी, जैसे कुछ छिन गया हो, जैसे कोई ज़रूरी सांस रुक गई हो। अभी हमारी मंगनी को 1.5 महीना ही हुआ था और शादी में 1 साल का समय बाकी था। कोई तारीख भी तय नहीं हुई थी, कोई तैयारी भी शुरू नहीं हुई थी और हम दोनों एक एक दिन को गिनते हुए बिताते थे। हर रात यह सोचकर सोना कि आज भी वह दिन नहीं आया जिसका इंतजार था। एक दिन मैं घर में अकेली थी। जब मैंने यह बात समीर को बताई तो पता नहीं क्यों वह इतना खुश हो गया कि मैं हैरान रह गई। उसने तुरंत मैसेज किया और कहा,
पूजा, तुमने मुझे आज बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं हंसते हुए कहती, क्या बात है, इतनी खुशी क्यों हो रही है? तो वह कहता, जब तुम्हारी बहन 15 दिन के लिए चली जाएगी ना, तो तुम मुझे बता देना कि वह चली गई। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने उसे बताया था कि बहन गांव की शादी में जा रही है, यानी मैं कमरे में अकेली रहूंगी। वह कहता, मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूं? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम अजीब हो, बात घुमाकर करते हो, सीधे क्यों नहीं कहते? तो वह कहता, समय आने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा और फिर तुम्हें वह सब दिखाऊंगा जो तुमने सिर्फ सुना है। अभी तुमने जो कुछ शब्दों में महसूस किया है, अब वह तुम्हें नजरों से देखने को मिलेगा। वह रोमांटिक गाने भी भेजता था, रात को ऐसे शेर लिखकर भेजता जो सीधे दिल में उतरते। वह कभी कभी अपनी वीडियो भी भेज देता जिसमें वह मेरे लिए कोई गाना गाता या मेरे नाम का कोई शेर पढ़ता, और मैं इन सब चीज़ों को बार बार देखती रहती। मुझे विश्वास होने लगा था कि वह सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ उसके लिए बनी। वह हर पल मुझे यह एहसास दिलाता था कि वह मेरे बिना जी नहीं सकता, वह मेरे बिना पूरा नहीं है, वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और मैं भी अब उसके बिना रहना नहीं चाहती थी। मुझे लगता था कि अगर समीर मेरी जिंदगी से चला गया तो शायद मेरी सांस भी रुक जाएगी। उसने मेरे सोचों, मेरे दिल, मेरे दिन रात पर कब्जा कर लिया था। वह मेरे अंदर बस गया था और मैं खुद को एक ऐसी हालत में महसूस करती थी जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब मुझे भी इंतजार होने लगा कि कब वह पल आएगा जब मैं कमरे में अकेली होंगी, जब बहन मामा के घर जा चुकी होगी और हम दोनों फिर से उस एहसास को जिंदा कर सकेंगे जो बातों बातों में हमारे बीच पैदा हो चुका था। जब मेरी बहन गांव गई तो सुबह ही मैंने समीर को मैसेज किया कि वह जा रही है और अब मैं अपने कमरे में अकेली हूं। समीर ने जवाब दिया कि रात को बताऊंगा कि मेरे इरादे क्या हैं। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वह बहुत खुश लग रहा था, उसकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि वह किसी खास पल का बेचैनी से इंतजार कर रहा है। मेरी बहन को छोड़ने के लिए पापा खुद गए थे और घर में सिर्फ मैं और माँ रह गई थी। माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं दवाई लेकर जल्दी सोने लग रही हूँ, तुम खाना समय पर खा लेना और दरवाज़ा बंद कर लेना। मैंने कहा, ठीक है माँ, मैं कर लूँगी। रात का समय हो चुका था। मैंने खाना खाया और बर्तन धोकर अपने कमरे में आ गई। माँ वास्तव में सो चुकी थी और पूरे घर में चुप्पी छाई हुई थी। मैंने कमरे की कुंडी अंदर से लगा दी ताकि कोई परेशानी न हो। मैंने लाइट थोड़ी मंद कर दी और मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर बैठ गई। समीर ने मैसेज किया, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें बहुत खूबसूरत लगना है क्योंकि आज हमारी खास रात है। मैं हैरान थी कि क्या वह फिर वही बातों का सिलसिला शुरू करना चाहता है जो हम पहले किया करते थे। लेकिन अब बात कुछ और थी। मैंने समीर को कॉल की तो उसने वीडियो कॉल उठाई। उसने कहा, पूजा, तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम्हें आज बताना है। तुम सिर्फ सुनो और महसूस करो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। और मैं भी उसकी बातों में बहती गई। उसने कहा, आज तुम मुझ पर विश्वास करके मुझे वह सब कुछ दे दो जो एक पत्नी अपने पति को देती है। तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तो फिर हम एक दूसरे से कुछ क्यों छिपाए? उसके लहजे में एक अजीब सी मोहब्बत और तीव्रता थी जिसने मेरे दिल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। एक भावनात्मक पल ने सब कुछ बदल दिया और मैंने उस पर ऐसा भरोसा किया जो शायद किसी लड़की को नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता था कि वह मेरा है, हमेशा के लिए मेरा है। उसने मेरा साथ देने का वादा किया था। उसने कहा था कि वह मुझसे शादी करेगा, मेरी इज्जत करेगा और मेरे साथ जीवन भर निभाएगा। उस रात हमारी बातें वही नहीं थीं जो पहले की जाती थीं। अब एक दूसरे के बीच कोई पर्दा नहीं रहा था। हर बात साफ थी, हर जज्बा खुला हुआ था और हर एहसास अपने चरम पर था। मैंने उसके कहने पर हर बात मानी, हर शब्द सुना, हर एहसास महसूस किया और यह समझकर सब कुछ स्वीकार किया कि वह मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी हूँ। उस रात के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि वास्तव में हम एक रिश्ते में बंध चुके हैं। सुबह हुई तो दिल में एक सुकून था, एक खास सा इत्मीनान कि अब हम एक दूसरे के बहुत करीब हो चुके हैं। समीर की बातें मुझे और भी अपना महसूस करवाने लगी थी। मेरे पापा 2 दिन माँ के घर रहकर वापस आए।
जब वे घर में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, जैसे कोई गहरी परेशानी उन्हें घेरे हुए हो। मैंने उनसे नमस्ते किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद जब वे कमरे से बाहर आए तो उनके हाथ में वही पारिवारिक हथियार था जो दीवार पर टंगी रहती थी। मैंने उन्हें हैरानी से देखा और सोचा कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने बिना किसी बात के उसे लोड किया और मेरे सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों में वह भयावहता थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तूने हमारी इज्जत का कब्र निकाल दिया और आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सुन हो गई, जैसे किसी ने मेरे कानों में सीसा भर दिया हो। मेरी माँ रसोई से भागकर आई और पूछने लगी, क्या हुआ, क्या हो गया है? पापा ने गुस्से से कहा, जरा इसका फोन देखो, जरा देखो कि तुम्हारी बेटी ने क्या तमाशा बनाया है। माँ ने कांपते हाथों से मेरा फोन पकड़ा और वीडियो खोली। जैसे ही वीडियो चली, मेरा शरीर झचकाने लगा, मेरी सांस रुकने लगी, मेरे हाथों से ताकत निकल गई, आंखें खुली की खुली रह गई। ये वही दृश्य था, वही रात थी, वही बातचीत थी जो मैंने समीर के साथ की थी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। वह पल जब मैंने समीर पर भरोसा किया था, वो वादे, वह यकीन, वह मोहब्बत, सब कुछ एक धोखा निकला। मेरी दुनिया बिखर गई, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई, मेरा भरोसा टूट गया। मैं जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे और मेरे दिल से एक एक करके उम्मीद के दीपक बुझते जा रहे थे। मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, समीर ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझसे प्यार करता है, वह ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पापा की आंखों में सिर्फ नफरत थी। माँ ने तुरंत चिल्लाना शुरू किया, नहीं, ऐसा मत करो, भगवान के लिए ये मत करो, आप हमारे सब कुछ हो, हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसके बाद जो आवाज आई वह इतनी जोरदार थी कि मेरी दिल की धड़कन रुक गई। एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को चीर दिया हो। मैं कुछ सुन नहीं पा रही थी, कुछ देख नहीं पा रही थी। मेरे सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं जमीन पर गिर गई। मेरा शरीर बेहोश हो गया, मेरे अंदर जैसे कुछ टूटकर बिखर गया और मैं होश व हौस खो बैठी। मुझे नहीं पता चला कि उसके बाद क्या हुआ, मैं कहाँ गई, किसने मुझे उठाकर संभाला और किसने मेरे आंसू पोंछे। क्योंकि मैं सिर्फ एक बात सोच रही थी, जिसे मैंने सब कुछ समझा, जिसे मैंने सच्चा जाना, वह मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। मेरी नज़र सामने वाली दीवार पर पड़ी, जिस पर मेरे पापा की तस्वीर लगी थी, जैसे वे अब भी मुझे घूर रहे हों। मुझे कुछ देर पहले की चीखों की गूंज याद आने लगी। वह चीख मेरी माँ की थी और वह धमाका जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी थी। पापा ने मेरी सज़ा खुद दे दी थी। मेरे बराबर में मेरी बहन बैठी थी, उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। वह बार बार मेरे माथे पर पानी के कतरे डाल रही थी और मेरे नाम की पुकार लगा रही थी। दूसरी चारपाई पर मेरी माँ बेहोश पड़ी थी, चेहरे पर होश के कोई असर नहीं थे, उनकी गोद में कोई आंचल भी नहीं था, उनकी आंखों के किनारों पर सूखे आंसुओं की लकीरें जम चुकी थीं। मैंने हल्की आवाज में पूछा, क्या हुआ है, ये सब क्या हो गया है? मेरी बहन रोने लगी और मुझे गले लगा लिया। बाहर कुछ रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन सब मामा की तरफ के थे, पापा की तरफ से कोई नहीं था। जैसे उन सब ने मुझसे नाता तोड़ लिया हो, जैसे मैं अब उनकी बेटी या बहन नहीं रही, जैसे मैंने ही उनके भाई को मार दिया हो। हर कोई नजरें चुरा रहा था, मेरे सामने से गुजरते तो आंखें झुका लेते। कोई भी मेरा सामना नहीं करना चाहता था। जब मैंने यह सुना कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो जैसे मेरी सांस रुक गई, गले में जैसे कोई हड्डी अटक गई हो, दम घुटने लगा। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगी, माँ की छाती से लिपट गई, उनकी बेहोशी को झकझोरने लगी कि उठो, देखो क्या हो गया है, तुम्हारी बेटी के साथ क्या हो गया है, उसके पिता के साथ क्या हो गया है। लोग मुझे पकड़ पकड़ कर चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। कोई मेरी कमर सहला रहा था, कोई पानी दे रहा था। एक तरफ मैं अपनी मोहब्बत के हाथों धोखा खा चुकी थी, दूसरी तरफ पिता जैसी महान हस्ती को खो चुकी थी, और तीसरी तरफ पूरी दुनिया मुझे तानों के तीर मार रही थी। कोई कहता था कि अगर पति होता तो बात और थी, कोई कहता था कि सगाई की क्या अहमियत है,
कोई कहता था कि बदनामी का रास्ता तुमने खुद चुना है, तुम ही वह लड़की हो जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है। मेरी दोस्त ने कहा, इसके साथ धोखा हुआ है। यह तो अनजान थी, मोहब्बत में अंधी हो गई थी। लेकिन वह आदमी जिसने इसे बातों में उलझाया, वह तो आवारा था, रास्तों पर बैठने वाला था, जो आने जाने वाली लड़कियों को फंसाने का हुनर जानता था। उसने इसकी मासूमियत को मौका समझा और वीडियो रिकॉर्ड कर ली। दोस्त कह रही थी कि हमें जल्दी से वीडियो डिलीट करवानी चाहिए, क्योंकि अगर यह और लोगों तक पहुंच गई तो बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन सवाल यह था कि वीडियो डिलीट करेगा कौन? वीडियो वही डिलीट कर सकता था जिसने उसे रिकॉर्ड किया था, लेकिन वह अब उपलब्ध नहीं था। वह अपनी दुकान पर नहीं था। मैं पागलों की तरह बाहर निकली, गलियों में दौड़ी, बाजार पहुंची, जहां वह मोबाइल की दुकान पर बैठा करता था। वहां उसका कोई नाम निशान नहीं था, जैसे उसे जमीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो। मैंने उसका नंबर मिलाया तो वह बंद जा रहा था। फिर दूसरे नंबर से कॉल की तो उसने उठाया ही नहीं, जैसे वह सब कुछ करके अब गायब हो चुका हो। मुझे लगा कि मैं किसी जाल में फंसी थी और ये जाल बहुत पहले बिछाया गया था। वह मोहब्बत जो उसने दिखाई थी, सब झूठ था। वह सगाई जो उसने करवाई थी, वह भी एक दिखावा था। मेरी माँ ने बताया कि जब पापा ने कहा था कि हम शादी कर लेते हैं, तो वे लोग राजी नहीं हुए थे, वे सिर्फ सगाई पर ही अड़े रहे थे। अब यह भी समझ में आने लगा था कि उनके घरवाले भी इसी साजिश का हिस्सा थे और सब कुछ पहले से तय था। और यही वजह थी कि जब यह सब हो गया तो उनके घर के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया, कोई सफाई नहीं दी, कोई अफसोस नहीं जताया, जैसे वे सब जानते थे कि यह सब होना है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी, लेकिन नहीं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती थी। मैं उस आदमी से बदला लिए बिना नहीं मरूंगी जिसने मेरी जिंदगी को तमाशा बना दिया था, मुझे दुनिया के सामने नंगा कर दिया था और मेरे पिता को उस काम पर मजबूर कर दिया था। अब मेरे अंदर सिर्फ एक ही आग जल रही थी, बदले की आग। और जब तक यह आग बुझ नहीं जाती, तब तक मैं अपनी सांसों की कैद से खुद को आज़ाद नहीं कर सकती थी। हम मामा के घर तो चले गए थे, लेकिन मेरे लिए वह जगह भी एक कैद खाने जैसी बन गई थी। मैं छोटे से कमरे में बैठी सारा दिन बस दीवारों को घूरती रहती थी। मेरी माँ अब मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती थी। वह अब केवल मेरी छोटी बहन से बात करती थी और उससे कहती थी कि मुझे मेरे सामने ना आने दो। जब वह कमरे में प्रवेश करती तो ऐसा लगता जैसे मैं कोई पापी हूं, जिसकी मौजूदगी सहना भी पाप हो। वह माँ जिसने मेरे बचपन में मुझे गोद में उठाकर झूला झुलाया था, अब मेरे अस्तित्व से इनकार कर चुकी थी। मैंने कई बार कोशिश की कि उनसे बात करूं, उनके करीब जाऊं, उनके घावों पर मरहम रख सकूं, लेकिन उन्होंने मेरी हर कोशिश को ठंडी नज़र से ठुकरा दिया। वह केवल छोटी बहन से कहती कि मुझे खाने के लिए कुछ न बनाओ, मैं उसके हाथ का एक निवाला भी अपने शरीर में नहीं ले सकती थी। घर के बाकी लोग कुछ न कुछ बोल ही लेते थे, लेकिन मेरी माँ का यह खामोश रहना मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा बन चुका था। मामू और मौसा ने हमारा साथ तो दिया, लेकिन उनके लहजों में भी वह अपनापन नहीं था जो कभी हुआ करता था। अब उनके लहजों में तरस भी था, अनिश्चितता भी, और कभी कभी नाराज़गी भी। वे भी यही कहते थे कि तुम्हें इतनी कम समझदारी नहीं दिखानी चाहिए थी कि तुम इस तरह किसी पुरुष के जाल में फंस जाओ। तुमने माँ बाप की इज्जत दांव पर लगा दी। इन सब बातों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। न जाने कितने दिन हो गए थे कि मैंने पूरा भोजन किया हो। पेट भरकर खाना तो जैसे भूल ही चुकी थी। निवाले गले से उतरते नहीं थे। कभी चाय का कप पकड़ लेती, कभी 2-3 बिस्किट खा लेती, वह भी तब जब मेरी माँ आसपास न हो। बार बार चक्कर आने लगे थे, शरीर में जान नहीं रही थी। एक दिन मेरी बहन ने मुझे बाजू से थामकर अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि इस लड़की को तुरंत पोषण देना होगा, उसे बहुत अधिक कमजोरी हो गई है, रक्त की गंभीर कमी है और मानसिक तनाव ने भी उसकी स्थिति बहुत बिगाड़ दी है, वरना उसकी उम्र में ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता था कि मैं धीरे धीरे मर रही हूँ, लेकिन यह मरना भी पूरा नहीं हो रहा था। मैं रोज जीती थी, रोज मरती थी, खुद को हर दिन कब्र में गिरते महसूस करती थी। मुझे खुद पर भी गुस्सा आने लगा था कि मैंने खुद को इस हाल में कैसे पहुंचाया। कभी सोचती कि मैं खुद को खत्म कर दूं, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। अब कोई इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करता था,
लेकिन उनकी आंखों में वह सवाल अब भी जिंदा था, क्या वास्तव में मैं बेगुनाह थी या नहीं। एक दिन मेरी बचपन की दोस्त, जो अब विदेश में रहती थी, भारत आई हुई थी। उसने मामा के घर आकर मुझसे मिलने की जिद की। मेरी बहन के कहने पर वह मुझसे कमरे में मिली। जब उसने मुझे देखा तो जैसे कुछ पल के लिए ठहर गई। वह हैरानी से मेरे चेहरे को देख रही थी, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। वह कहने लगी, ये तुम हो? तुम्हारी तो हालत ही बदल गई है। तुम्हारे गाल अंदर चले गए हैं, तुम्हारी आंखें जैसे भीतर ढस गई हैं, और तुम्हारे शरीर पर तो मांस नाम की चीज भी नहीं रही, सिर्फ त्वचा बची है। मैंने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया, बस उसे देखा और चुप रह गई। लेकिन वह मेरी चुप्पी से समझ गई कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। उसने खुद ही मेरे हाथ थामे और कहा, मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं तुम्हारी दोस्त हूं, मुझे सब कुछ बताओ। और फिर न जाने कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे सारी कहानी बता दी, वह सब कुछ जो मैंने किसी और को नहीं बताया था। वह हैरानी से कभी मेरी तरफ देखती, कभी जमीन को, और फिर कहने लगी, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पता है कि तुम साइबर क्राइम वालों से मदद ले सकती हो। मैंने कहा कि वह फिर से सारी बातें निकालेंगे, और मेरी माँ ने सख्ती से मना किया है। वह कहती है, बस समय का इंतजार करो, समय के साथ सब लोग भूल जाएंगे। लेकिन वह कहने लगी, समय कुछ नहीं भूलता। तुमने एक अपराधी को ऐसे ही छोड़ दिया है, वह न जाने कितनी और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। तुम्हें उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। मैंने थके हुए लहजे में कहा, वह अब मेरा फोन भी नहीं उठाता, उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, बस मुझे उस लड़के का नंबर दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा और दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी। मैंने धीरे धीरे कहा, अगर तुम वास्तव में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें वह नंबर दे दूंगी। उसने कहा, मैं वादा करती हूं कि तुम्हारी वीडियो को भी खत्म कराऊंगी और उस इंसान को भी उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। मेरे अंदर जो एक मृत आत्मा थी, उसमें पहली बार हल्की सी जीवन की झलक महसूस हुई, जैसे कोई आधा मरा इंसान सांस लेने लगा हो, जैसे सदियों की नींद से कोई जाग गया हो। मैंने उसे वह नंबर दे दिया और सोचने लगी कि शायद अब कुछ बदलने वाला है। शायद मेरी जिंदगी फिर से जीने लायक हो जाएगी, शायद अब न्याय मिल सकेगा। सोनिया ने जब मुझे बताया कि वह समीर के पीछे जा रही है, तो मेरे दिल में अजीब सी घबराहट हुई। मैंने कहा, सोनिया, वह बहुत चालाक इंसान है, तुम उसके जाल में मत फंसना। लेकिन सोनिया तो बिल्कुल अलग लड़की थी। उसकी आंखों में एक अलग सा आत्मविश्वास था। वह कहने लगी, तुम चिंता मत करो, मैं वह नहीं जो धोखे में आ जाए। अब समय है कि उसे उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाए। वह रोज समीर को कॉल करती रही, उसे मैसेज करती रही। धीरे धीरे समीर को लगा कि सोनिया वास्तव में इसमें रुचि रखती है। वह जैसे मुझे प्यार में उलझाकर ले गया था, अब वह सोनिया के पीछे लग चुका था। वह फोन पर बात करते करते एक दिन कहने लगा, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, वीडियो कॉल करो या मिलो। सोनिया ने बड़ी चालाकी से कहा, वीडियो कॉल में क्या रखा है, मैं तुमसे मिलने आती हूँ। और यह सुनकर समीर की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उसने तुरंत सोनिया को अपने दोस्त के घर का पता दे दिया, क्योंकि वह खुद अपने घर में नहीं बल्कि एक दोस्त के खाली फ्लैट में रह रहा था। सोनिया जब वहां पहुंची तो समीर ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, वही मुस्कान जो मैंने कभी अपने लिए देखी थी। उसने सोनिया के लिए जूस बनाया। सोनिया ने जब उसका ध्यान भटकाया तो चुपचाप अपने पर्स से नींद की दवा निकाली और समीर के गिलास में मिला दी। जैसे ही समीर ने वह जूस पिया और उसे थोड़ा सुकून महसूस होने लगा, सोनिया ने कमरे का जायजा लिया। वहां एक कंप्यूटर मेज पर रखा था, जिसे समीर हमेशा मेरे सामने बंद कर दिया करता था। सोनिया ने कंप्यूटर खोला और उसमें मौजूद फोल्डर देखने लगी। एक फोल्डर में मेरी वीडियो थी। जब उसने मुझे वह वीडियो दिखाई तो मैं कांपने लगी। लेकिन उस फोल्डर में सिर्फ मेरी ही वीडियो नहीं थी, वहाँ कई और लड़कियों की वीडियो थी, कुछ तस्वीरें थीं, कुछ चैट के स्क्रीनशॉट थे और कुछ फेसबुक के फर्जी अकाउंट्स की जानकारियां थीं। सोनिया ने उन सब का वीडियो बना लिया, सारे सबूत इकट्ठा कर लिए और तुरंत इंटरनेट से वे फोल्डर डिलीट कर दिए। तब तक समीर लगभग बेहोश हो चुका था। सोनिया ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया और उसमें मौजूद बाकी एप्लीकेशन भी चेक की, जहां उसकी वेबसाइट का पासवर्ड भी सेव था, वही वेबसाइट जिस पर ये सारी वीडियो अपलोड की जाती थी।
सोनिया ने वह वेबसाइट भी डिलीट कर दी और फिर तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस आई तो समीर अब भी होश में नहीं आया था, लेकिन कमरे में मौजूद सबूत उसके खिलाफ गवाही दे रहे थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साइबर क्राइम की टीम को भी बुला लिया। साइबर क्राइम वाले जब पहुंचे तो सोनिया ने उन्हें सारी वीडियो और रिकॉर्डिंग सौंप दी और बताया कि वह किस तरह प्यार के नाम पर लड़कियों को फंसाता था और उनकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। जब मैं यह सब सुन रही थी तो मेरे दिल में थोड़ा सा सुकून उतरा। जैसे मेरे साथ जो हुआ था वह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ था, बल्कि और भी कई लड़कियां उसका शिकार बनी थीं और अब उन सबको इंसाफ मिलने वाला था। सोनिया ने 3 महीने तक इस पर काम किया था। इस दौरान वह मुझे हर बात की जानकारी नहीं देती थी, क्योंकि उसका कहना था कि मैं अभी बहुत भावुक हूं और वह नहीं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जिससे पूरा प्लान खराब हो जाए। लेकिन जिस दिन उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि समीर जेल जा चुका है और मेरी वीडियो अब दुनिया में किसी के पास नहीं है, उस दिन मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मगर ये खुशी के आंसू नहीं थे, ये उन जख्मों के आंसू थे जो मेरे दिल पर लगे थे और जो कभी नहीं भरने वाले थे। मेरे दिल में एक खालीपन था। मेरे पापा इस दुनिया से जा चुके थे। मेरी माँ अब भी मुझसे पूरी तरह नाराज थी। मेरी बहन मेरे पास थी, लेकिन वह भी चुप सी हो गई थी, जैसे हमारे बीच कुछ खो गया हो। हमारे मोहल्ले वालों ने हमें वहां से जाने पर मजबूर कर दिया था। हमारे रिश्तेदार हमें ताने देते थे कि तुमने अपनी इज्जत खुद खराब की है, तुम्हें प्यार क्या होता है पता नहीं था, तुमने खुद को इतना क्यों गिरा लिया, अब कौन तुमसे शादी करेगा। मेरी माँ भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं थी। वह बस यही कहती थी कि यह सब मेरी बेटी की नादानी या बेवकूफ़ी थी, लेकिन उसने मेरी इज्जत, हमारी इज्जत, सब कुछ बर्बाद कर दिया। सोनिया ने मुझे एक नई उम्मीद दी। उसने कहा कि वह विदेश वापस जा रही है और चाहती है कि मैं भी उसके साथ चलूं, क्योंकि यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। उसने मुझे अपने कज़िन से मिलवाया, जो एक सीधा सादा इंसान था। उसने मेरी पूरी कहानी नहीं जानी थी, लेकिन सोनिया ने कहा, मैं इसे अपनी बहन मानती हूँ और इसके लिए एक नई जिंदगी चाहती हूँ। वह राजी हो गया। सादगी से शादी हो गई और वह मुझे अपने साथ ले गया। मेरी माँ ने मुझे इस तरह विदा किया जैसे किसी बोझ को उतार कर उसे सुकून मिल गया हो। न कोई दुआ, न कोई गले लगाना, बस एक ठंडी सी नज़र, और बस। आज मैं विदेश में रहती हूँ, लेकिन मेरे दिल का दर्द आज भी वैसा ही है। रात को जब सोती हूँ तो पापा का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। वह पल जब गोली चली थी, जब सब कुछ बर्बाद हो गया था। मैं चाहकर भी यह नहीं भूल सकती कि मेरे एक फैसले ने कितने दिल तोड़ दिए। मेरी माँ का घर उजाड़ दिया, मेरे पिता की जान ले ली और मुझे ऐसी राह पर डाल दिया जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।